Hello viewers and welcome to this live stream. Hello Sakshi. Hi Prakhar. So this is a collaboration between GST Nation and My Taxport, and this is aimed at clearing all the doubts that is there in the GTA industry. कई सारे लोगों को डाउट्स हैं कि हम इनपुट ले सकते हैं नहीं ले सकते, हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं रिक्वायरमेंट है. इवन द प्रोफेशनल्स आर कंफ्यूज्ड कि कंप्लायंस के लिए कैसे एडवाइस करना है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, ई वे बिल हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया. तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये वीडियो कोलैबोरेशन हमने प्लान किया है. सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सी ए प्रखर जैन and I make some educational videos on GST Nation. I also practice on GST, and I have with me Miss Sakshi Jhajaria, who runs My Taxport. Thank you so much for having me here, Prakhar. And we're looking forward to having a very interactive session with everyone. So we'll just try to, involve all our audience also through our words and through our questions in between the session. And of course, you all can ask your questions at the end, and we'd be happy to address them. Okay. So I'll be sharing the screen, and viewers, please tell me if you can see the screen. Right now I've turned screen sharing on, and is the screen visible to everyone? Please drop a comment if it is. Okay, I'm sure the screen is visible now. So beginning with the first topic, which is GTA versus other transporters. Sakshi, would you like to take this topic? Yeah, sure. So GTA versus other transporters. अगर अपने बेसिकली बात करें तो ट्रांसपोर्टर और GTA में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का फर्क है. एक पीस ऑफ पेपर एक ट्रांसपोर्टर को एक GTA से डिफरेंशिएट कर देता है. एंड व्हाट इज दैट पीस ऑफ पेपर? इट इज अ कंसाइनमेंट नोट. So basically, GTA is a transporter who transports goods by road and he issues a consignment note. तो अब हम बात करते हैं कंसाइनमेंट नोट क्या है. क्या हर एक डॉक्यूमेंट जो एक जीटीए या कोई ट्रांसपोर्टर इशू करे, क्या हर डॉक्यूमेंट को हम कंसाइनमेंट नोट बोल सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. देयर हैज टू बी सर्टेन स्पेसिफिकेशंस, सर्टेन criteria, certain elements that have to be present in a document in order to term it as a consignment note. तो अगर हम बात करें तो कंसाइनमेंट नोट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसमें सबसे पहले तो कंसाइनर कंसाइनी का डिटेल्स होता है. फॉर एग्जांपल से माय टैक्सपोर्ट इज ट्रांसपोर्टिंग सर्टेन गुड्स टू जीएसटीआई नेशन. वी आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, दे आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़. तो अब अगर जीटीए उसमें हमारा डिटेल्स दैट इज कंसाइनर का डिटेल्स एज वेल एज कंसाइनी का डिटेल्स मेंशन करे, जिस गुड्स कैरेज में जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करे, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सीरियली नंबर्ड हो विद द ट्रांसपोर्टर, place of origin and place of destination is clearly mentioned, and the person who is liable to pay tax is also mentioned over there. In that case, that particular document will be considered as a consignment note. अब ये जो डेफिनेशन है ये हमने सर्विस टैक्स से ली है, क्योंकि जीएसटी में पर्टिकुलरली कंसाइनमेंट नोट हैज नॉट बीन डिफाइंड. तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर जीटीए, all GTAs are transporters, but all transporters are not GTAs. This raises a very important question, and this is one question we had received in that particular form which we floated, that what is the difference between a GTA and a courier agency? क्योंकि क्या होता है, अगर आपने कभी भी अपना गुड्स कुरियर किया होगा तो वो भी आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं. तो अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये जो हमने ट्रांसपोर्ट किया है वो कुरियर है कि जीटीए? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इज, जब भी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में देते हैं, इन दैट केस द व्हीकल नंबर
the conveyance number, registration number of the conveyance is specifically known to you. आपको पता होता है कि हमारा गुड्स इस ट्रक में ये पर्टिकुलर उसका नंबर है, इसमें जा रहा है. बट जब भी आप कुरियर लगाते हैं तो ऑब्वियसली वी डोंट नो, वी माइट बी नोइंग कि हाँ इट्स गोइंग बाय एयर और इट्स गोइंग बाय रोड, बट वी डोंट नो कि वो कौन से पर्टिकुलर व्हीकल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एंड जनरली आप देखेंगे तो कुरियर स्मॉलर पैकेजेस या छोटे छोटे पार्सल्स होते हैं उसके लिए यूज होता है, एंड दैट इज नॉट द केस फॉर अ ट्रांसपोर्ट. अब आप सोचिए अगर आपका कोई स्टील का कंपनी है या वट एवर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टील आयरन रॉड्स एटसेट्रा दैट यू हैव टू सेंड, व्हिच इज अ ह्यूज कंसाइनमेंट. यू कांट रियली एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू सेंड दैट थ्रू a courier, right? So that's the basic difference between a courier and a transporter. एग्जैक्टली. सो हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं जीटीए और दूसरे ट्रांसपोर्टर्स में, ये हमें आगे जाके समझ में आएगा, बट ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसका क्रक्स यही है कि जो ट्रांसपोर्टर्स कंसाइनमेंट नोट इशू करता है उसे हम जीटीए कहते हैं, और जो नहीं इशू करता वो जीटीए नहीं कहलाएगा, उनको हम अदर ट्रांसपोर्टर्स की कैटेगरी में डालेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेट ऑफ टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. तो इसमें हमारा डिस्कशन सबसे पहला ये रहेगा कि जीटीए, अभी हम जीटीए की बात करेंगे, अदर ट्रांसपोर्टर्स को एक बार साइड करते हैं. तो जीटीए के पास दो ऑप्शन है जीएसटी में. फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके पास है कि वो 12% का रेट ऑप्ट कर रहे हैं अपने आउटवर्ड सप्लाई में. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, यानी कि नॉर्मली जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका चार्जेस लेते हैं और बिल में हम जीएसटी जोड़ के सामने वाले से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं. So this is the forward charge mechanism. इसमें 12% GTA को चार्ज करना होगा GST, and because his outward services are taxable and he's paying the tax, so he can also take the input tax credit. जैसे कि वो ट्रक्स परचेज करता है या कोई सर्विसेज या गुड्स इनपुट टायर्स वगैरह परचेज करता है, तो उसमें जो जीएसटी लग के आ रहा है उसको वो इनपुट ले सकता है. तो वी कॉल दिस रेट एज अ 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विद आईटीसी. इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर आप 12% की रेट ऑप्ट कर रहे हैं तो आप जितनी भी जीटीए की सर्विसेज अपने दे रहे हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज आप देंगे, सब में आपको 12% लगाना ही पड़ेगा. जो सेकंड ऑप्शन है वो है 5% रिवर्स चार्ज का ऑप्शन. अगर आप 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आप इसमें आ जाते हैं. ये है क्या, इसमें जीटीए के पास, जीटीए के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की. रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यानी कि हम जीटीए जिसको सर्विस दे रहा है वो पर्सन उस सर्विस पे टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली. अब किन किन केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. हम जीटीए हैं, अब सामने वाला कौन है उस पर ऊपर डिपेंडेंट करता है. अगर सामने वाला कोई फैक्ट्री है, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या फिर एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. सामने वाला अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रिवर्स चार्ज में फॉल कर जाएगा ऑटोमेटिकली, प्रोवाइडेड वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अब सपोज करो सामने वाला अनरजिस्टर्ड है. एक और चीज हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और वो ना ही फैक्ट्री है, ना ही सोसाइटी है, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना ही कोई कंपनी या पार्टनरशिप है, और ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में ये सर्विस जो है इसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट की हुई है. तो ओवरऑल देखें तो या तो हमारी सर्विसेज अगर हम 12% फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट नहीं किए तो या तो वो रिवर्स चार्ज में होंगी या फिर वो एग्जेम्प्ट होंगी. बहुत ही माइन्यूट केस आता है जिसमें वो टैक्सेबल हो सकती हैं. सो इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 12% फॉरवर्ड चार्ज, हम 5% रिवर्स चार्ज में है. इस केस में हम आईटीसी भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम आउटवर्ड में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, सामने वाला टैक्स पे कर रहा है. तो हम ट्रक्स जो परचेस करेंगे, टायर्स जो परचेस करेंगे या कोई भी इनपुट सर्विसेज लेंगे, उन सब में हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे. अब लॉ इस तरीके से डिजाइंड है कि या तो आप 12% फॉरवर्ड चार्ज में जाओ, सारे अपने जीटीए सर्विसेज में 12% फॉरवर्ड चार्ज करो, या फिर आप ओनली रिवर्स चार्ज में जाओ. एक बार में आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ आपके दो कस्टमर्स हैं, उनको आप बोलोगे कि 12% वो लोग देने के लिए तैयार हैं तो हम उनको 12% चार्ज करेंगे बिल पे, और बाकी लोग बोल रहे नहीं नहीं हम तो 12% आपको नहीं देंगे, हम खुद रिवर्स चार्ज पटाएंगे, तो आप उनके साथ रिवर्स चार्ज में जाओगे. ऐसा करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मली स्पीकिंग. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन देयर इज अ ऑल्टरनेटिव जिसमें हम दोनों चीज में जा सकते हैं. वो ऑल्टरनेटिव है 2 जीएसटी नंबर्स का ऑल्टरनेटिव. जो नोटिफिकेशन 12% फॉरवर्ड चार्ज वाला है उसमें वर्डिंग्स यूज किया है
any person opting for 12% has to charge 12% on all his services of GTA. यहाँ पे पर्सन जो वर्ड यूज किया है, जीएसटी एक्ट में हम जानते हैं कि इफ देयर आर टू सेपरेट रजिस्ट्रेशंस इवन अंडर द सेम पैन दे आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो अगर वो लोग डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो ओनली 12% फॉरवर्ड चार्ज में है और एक पर्सन जो है वो ओनली 5% रिवर्स चार्ज में। तो सपोज करो मैं कोई जीटीए हूं, तो अगर मेरे को ऐसा करना है कि कोई कस्टमर्स, सम कस्टमर्स आई वांट टू गो विद फॉरवर्ड चार्ज एंड सम कस्टमर्स आई वांट टू गो विद रिवर्स चार्ज, तो आई कैन टेक 2 जीएसटी नंबर्स। एक में होनली फॉरवर्ड चार्ज में मैं काम करूंगा, सिर्फ उन कस्टमर से काम करूंगा जो फॉरवर्ड चार्ज में रेडी है काम करने के लिए। दूसरा जीएसटी नंबर मैं ले लूंगा जिसमें फॉरवर्ड चार्ज वाला मैं काम ही नहीं करूंगा। इस तरीके से मैं एक जीएसटी नंबर पे जो ट्रक्स परचेज करूंगा उस पर तो इनपुट्स ले सकता हूँ, दूसरे पे जो ट्रक्स परचेज करूंगा उस पर इनपुट नहीं ले पाऊंगा। और एक इश्यू इसमें आता है कि कई सारे कॉमन इनपुट्स या इन्वॉल्व हो जाते हैं इनपुट सर्विस। सपोज करो एचओ एक्सपेंसेस जो होता है, सर्विसेज होती हैं, कई ट्रक्स होती हैं जो दोनों में यूज हो जाती हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है। तो अगर कॉमन इनपुट सर्विसेज है, अकाउंटिंग का खर्चा हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, तो इसके लिए अगर बहुत मेजर अमाउंट ही आता है तो वी कैन टेक एन आईएसडी रजिस्ट्रेशन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन हम ले सकते हैं और फिर टर्नओवर के बेसिस में उसको हमें अपोर्शन करना होगा। आरसीएम वाले को जो जाएगा वो इनएलिजिबल हो जाएगा और एफसीएम वाले जीएसटी नंबर को जो जाएगा वो एलिजिबल हो जाएगा। बट ट्रक्स अगर हम दोनों में यूज कर रहे हैं तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना कितना हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। बट ये एक रास्ता है जिसके थ्रू हम फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोनों पे जा सकते हैं। तो जीटीए के पास ओवरऑल 2 ऑप्शन है, 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज। एक में इनपुट ले सकते हैं, एक में इनपुट नहीं ले सकते। सारे कस्टमर्स को एक ही ऑप्शन में हमको एक जीएसटी नंबर पे ऑप्ट करना होगा। एक क्वेश्चन आया कि वी कांट स्विच बिटवीन 12% एंड 5% फॉर लाइफ टाइम। नो, यू कांट स्विच, इट विल डिफीट द पर्पस। नॉर्मली एज सच लॉ में कुछ बोला नहीं है कि आपको 1 साल तक रहना है या इस टाइम आप स्विच कर सकते हो, बट नॉर्मली स्पीकिंग 1 साल तक एटलीस्ट आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इफ यू वांट टू स्विच तो फिर वो आईटीसी रिवर्सल वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। सपोज करो आप अभी 12% फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करते हो, ट्रक परचेज करते हो, उस पर इनपुट ले लेते हो। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर यू आर गोइंग टू द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यू आर सेइंग कि अब मेरे को रिवर्स चार्ज में जाना है, तो 12 मंथ के बाद आपको ट्रक की आईटीसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। देयर विल बी सम कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व। डेफिनेटली वी कैन स्विच, ऐसा कहीं मना भी नहीं किया है, बट फ्रीक्वेंट स्विचिंग के डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट कर सकता है, उसमें आईटीसी कैलकुलेशन में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो नॉर्मली रिकमेंडेड यही होता है कि आप एक मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। So this is all about this topic, which is rate of tax, forward charge and reverse charge. Okay, so now we move on to exemption from registration. तो अपने एग्जेम्पशन का बात करें उसके पहले अपने देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है। तो जो बेसिक कंडीशंस हैं, जो हमारे सेक्शन 2 में एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस ₹20 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर अपने को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 24 lists certain cases जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है even if our aggregate turnover does not cross the prescribed threshold limit, right? अब अपने अगर जीटीए के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो अगर जीटीए 12% फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट नहीं करता है, वो 5% रिवर्स चार्ज ऑप्ट करता है एंड उसके सारे सर्विसेज टोटली जितना भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज अंडर 5% आरसीएम, सो ही विल बी एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 23 फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि he is dealing exclusively in supplies which are liable to reverse charge. But a very important point to be considered over here is कि कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी हमें हमारे फॉर्म में मिला था, that कोई जीटीए अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या वो कोई और सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है? So the law does not restrict you from providing any other services apart from GTA services. In this case, supposingly you are providing, say, renting services, you have a commercial space and you rent it out, so that is taxable under GST. So in this case, even though your entire GTA service is liable to RCM, but since you are providing other taxable services or supplying any other taxable goods, in this case, you will not be exempted from registration.
ऑल्सो ऑफ कोर्स अगर सेक्शन 24 में कोई कवर हो जा रहा है, कोई भी केस, फॉर एग्जाम्पल कोई और आरसीएम का इनवर्ट सप्लाईज है उस जीटीए के पास, या फिर ही इज प्रोवाइडिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इन दैट केस ही विल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब मानिए अपने एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें द जीटीए टेक्स रजिस्ट्रेशन although he was exempted from registration. In this case, a very important compliance which the GTA is supposed to do is that he has to raise all his tax invoices and upload the B2B sales in GSTR1. अगर आपने कभी GSTR1 फाइल किया है तो you must have noticed that there is a particular option where you can tick, you can check whether your particular invoice, that particular invoice is liable to RCM or not. So this is one important compliance with which the GTA has to do if he is registered, although his services are under RCM. So that is all about exemption from registration. Moving on to exempt services. अब अपने जब exempt services का बात करते हैं तो first point if you can see other than GTA, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ जीटीएन, यहाँ पे कुरियर को भी एक्सेप्शन में रखा गया है, तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सर्विस वुड बी एग्जेम्प्टेड। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल। मानिए आप लोगों ने ये देखा होगा दैट छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं हु हैव टेम्पोज एंड ऑल, मतलब वो लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट लोकली ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर सिटी या विद इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे डोंट इशू अ कंसाइनमेंट नोट, राइट, बट दे आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड। दीज पीपल आर एग्जेम्प्टेड, उनको जीएसटी चार्ज नहीं करना एंड ये आरसीएम पे भी इसका टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड। And this is what exactly we were differentiating. शुरुआत में हमने differentiate किया कि GTA और other transporters. तो यहाँ पे क्योंकि other transporters की services exempt है, उसलिए हमें differentiation करना जरूरी है। Exactly, absolutely. तो अपने basically ये बोल सकते हैं कि अगर consignment note कोई transporter issue नहीं कर रहा है, तो simply he is not liable to pay GST if he is transporting goods by road. राइट, इसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक गुड्स का एग्जेम्पशन। स्पेसिफिक गुड्स मतलब बेसिकली अगर कोई जीटीए भी ये पर्टिकुलर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इन दैट केस द ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो एग्जेम्पशन में आ जाएगा। तो ये क्या क्या गुड्स है अगर अपने देखें तो नॉर्मली फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, न्यूज़पेपर्स, रिलीफ मटेरियल्स एटसेट्रा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने लेके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है दैट अ ट्रक इज कैरिंग से बोथ ऑर्गेनिक मैन्योर एज वेल एज फर्टिलाइजर्स, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, तो एक ही ट्रक में ऑर्गेनिक मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स बोथ आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इन दैट केस द ट्रांसपोर्ट चार्जेस फॉर मैन्योर वुड बी एग्जेम्प्ट बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर स्पेसिफिक गुड्स एग्जेम्पशन में कवर्ड है एंड द फर्टिलाइजर्स उसके ऊपर जितना भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे हो रहा है दैट वुड बी टैक्सेबल। सो दैट वाज अबाउट स्पेसिफिक गुड्स। The third type of exemption is small transport charges based exemption, जिसको मैं बोलता हूँ। ये बेसिकली क्या है, दो टाइप का है। पहला तो ये है कि एक सिंगल ट्रक में, एक सिंगल व्हीकल में जितने भी जा रहे हैं कंसाइनमेंट, उन सबकी ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1500 तक हैं अगर, where consideration charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed 1500 rupees. तो वो सारे कंसाइनमेंट्स के जो सर्विसेज हैं, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, दैट शुड बी एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रक में 2 पर्सन का कंसाइनमेंट जा रहा है। फर्स्ट पर्सन का जो कंसाइनमेंट है उसकी ट्रांसपोर्ट चार्जेस 900 रुपीज आ रही है। सेकेंड पर्सन का जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, कंसाइनमेंट है, उसकी ट्रांसपोर्ट चार्जेस आ रही है 400 रुपीज, और कोई कंसाइनमेंट ट्रक पे नहीं जा रहा है। तो टोटल ओवरऑल ट्रांसपोर्ट चार्जेस हुए इसमें हमारे 1300 रुपीज, जो कि 1500 के अंदर अंदर है। तो ये दोनों ही चार्जेस पे जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है जीटीए को, ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज हो जाएंगी। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बेसिकली टारगेटेड है स्मॉल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि 1500 तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस कब आएगा,
जब ट्रक खाली जा रहा होगा, एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई, नॉर्मली जो छोटे टेम्पोज या छोटे व्हीकल्स होते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट के, उसी में ही इतना कम ट्रांसपोर्ट चार्जेस आ सकता है, तो उसके तरफ ये टारगेटेड है। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जेम्पशन जो है इसमें वो ये है कि सिंगल कंसाइनमेंट का जो सिंगल कंसाइनी का जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो 750 रुपीज तक है। सपोज करो एक ट्रक पे 2 पर्सन का कंसाइनमेंट जा रहा है, फर्स्ट पर्सन के कंसाइनमेंट का ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम चार्ज करें 1400 रुपीज, सेकेंड पर्सन का जो ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट जा रहा है उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम चार्ज कर रहे हैं 400 रुपीज, तो ओवरऑल 1500 के ऊपर है, टोटल 1800 हो गया। बट जिस पर्सन का हमने 400 चार्ज किया उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 400 इज विद इन 750 की लिमिट, जो कि सिंगल कंसाइनी के लिए लिमिट है। ओवरऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 1500 की लिमिट है, एक सिंगल कंसाइनी के लिए 750 की लिमिट है। तो इस प्रकार से जो लिमिट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस होंगे तो वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऑफ जीएसटी होंगे जीटीए के। द फोर्थ टाइप ऑफ एग्जेम्पशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इसमें काफी कंफ्यूजन है मार्केट में, जो है व्हीकल हायर पे। एग्जेम्पशन काफी सिंपल है, एक लाइन पे नोटिफिकेशन लाके इसको खत्म कर दिया गया। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मतलब आप एक जीटीए को एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हायर पे दे रहे हैं, तो ये जो हायरिंग हो रहा है ये एक सर्विस है, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आप कोई भी हो सकते हैं, सामने वाला जीटीए होना चाहिए, आप कोई ट्रक या कोई भी व्हीकल जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो हायर पे दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, ये टारगेटेड किस तरफ है ये हम डिड्यूस कर सकते हैं, नॉट सर्टेनली बट एक डिडक्शन हम कर सकते हैं कि कोई स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं गाँव में, टाउन्स पे कई सारे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जो व्हीकल लोन्स ले लेते हैं बैंक से, 2-3 ट्रक्स परचेज कर लेते हैं एंड उनके खुद के कोई क्लाइंट्स नहीं होते, वो जीटीएस को ये ट्रक्स हायर पे दे देते हैं कंसाइनमेंट बेसिस पे। तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ये एग्जेम्प्ट होगा, उन्हें कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें अगर उनके पास 100 ट्रक्स भी होंगे, भले उनका 100 करोड़ का टर्नओवर भी होगा, बट क्योंकि सर्विसेज एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट ही रहेंगी, इसमें कोई टर्नओवर का लिमिट नहीं है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन, व्हीकल हायर हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कोई जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी जीटीए सर्विस, वो कोई ट्रांसपोर्ट करके नहीं दे रहा है माल यहाँ से वहां, वो सिर्फ व्हीकल को हायर पे दे रहा है। सो these were the 4 types of exemptions in the GTA या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो exemptions थे वो। Moving on to the next topic. Absolutely. Before we move on to the next topic, let's first address these queries that we have. If GTA crosses the threshold limit, then he is liable to take registration or not. तो अब इसमें क्या है ना कि if the GTA अगर उसका total services fully अगर RCM में है, 5% RCM ऑप्ट किया है उसने एंड वो कोई और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इवन इफ हिज टर्नओवर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ही विल नॉट बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब वो एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगा। राइट प्रखर? या एग्जैक्टली, दैट्स करेक्ट। व्हीकल हायर चार्जेस के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन में जीटीए का सर्विसेज दिया है, तो जो नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 है, रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज, उसमें 12% और 5% का ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो है अमेंडेड एज अमेंडेड ऑन डेट, उस पर रिवर्स चार्ज का दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ तब रिवर्स चार्ज लगेगा जब आप 12% ऑप्ट नहीं किए हो, यानी कि 5% पे। तीसरा नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि एग्जेम्प्ट सर्विसेज को लेके है, उसमें दिया हुआ है कि आप 750 या 1500 का जो एग्जेम्पशन है, या फिर व्हीकल हायर वाला जो एग्जेम्पशन है, या फिर पर्टिकुलर गुड्स वाला जो एग्जेम्पशन है, वो नोटिफिकेशन नंबर 12 में दिया हुआ है एज अमेंडेड ऑन डेट। Okay, let's move on to the next topic. Okay, so composite supply, अपने composite services का बात करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो कभी कभी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, टेम्पररी वेयर हाउसिंग, ये सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, विच आर काइंड ऑफ एंसिलरी और अलाइड सर्विसेज विथ द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब इस पे कौन सा रेट अप्लाई होगा अपने वो देखते हैं। There can be 2 cases. Firstly, the GTA is offering these services in the same invoice, मतलब जिस इनवॉइस में उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस चार्ज किया है
उसी में साथ में ही एड्स लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग etc. The entire supply will be considered as a composite service. तो इसमें अपने क्या देखेंगे, that the rate of tax would be the same as that of the transport service. तो अगर उसने 12% ऑप्ट किया है तो वो 12% चार्ज करेगा ऑन द इंटायर इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग दीज एंसिलरी सर्विसेज. However, दूसरा केस ये हो सकता है दैट अगर जीटीए ये सारे सर्विसेज सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा है, that means he's say raising a separate invoice apart from the transportation charges. In that case, ये जो ancillary और allied services है उस पे 18% GST will be applicable. So that is about composite services. I think Prakhar, we can move on to the next. Yeah, definitely. Definitely. Next topic is place of supply. Sakshi will take this. Yeah. Right. A place of supply is a very interesting topic. अपने place of supply सबसे पहली बार determine क्यों करते हैं? Let's first talk about that. तो अगर invoice पे अपने को IG चार्ज करना है या फिर CGST एंड SGST चार्ज करना है, ये डिटरमाइन करने का दो पैरामीटर है. What are the two parameters or the two questions that we need answers for? One is the location of the supplier and the other is place of supply, right? So पहले अपने एक बार location of supplier देख ले क्या होगा. Now this will be irrespective of the fact whether the GTA is registered or not, क्योंकि अपने को place of supply in any case determine करना है. Obviously अगर forward charge में tax लग रहा है तो जो GTA है वो place of supply determine करेगा. And अगर reverse charge में tax लग रहा है and the GTA is registered, he is again supposed to mention place of supply on his invoice. हाँ, अगर वो unregistered है तो जो recipient है उसके लिए place of supply important हो जाता है. तो अपने दोनों question का पहले आंसर देखते हैं. What is the location of supplier of service? तो first point over here is अगर जो supplier है वो registered है and he is making that supply from the place where he has obtained registration, तो उसका location place of registration माना जाएगा. As simple as that. अगर वो किसी और जगह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, say some fixed establishment like an office somewhere else where he is not registered, in that case उस particular office का location becomes the location of supplier. एंड फाइनली अगर ऐसा कोई भी establishment या ऐसा कोई भी जगह नहीं है, मानिए वो अनरजिस्टर्ड है एंड यू नो ही डज नॉट हैव एन ऑफिस और एनीथिंग, देन his place of residence would be considered as the location of supplier. So that's about location of supply. Coming to place of supply. Place of supply for transportation of goods is as simple as अगर अपने किसी registered person को goods transportation services दे रहे हैं तो जिस भी स्टेट में वो registered हो वो place of supply माना जाएगा. In case the person is not registered, then the location where the goods were handed over for transport. So let us understand this with a few examples. पहला केस अपने लेते हैं. मानिए goods are being transported from West Bengal to Gujarat. The person located in West Bengal वो freight charges pay कर रहा है to the transporter who is also located say in West Bengal. In this case, the place of supply will be West Bengal क्योंकि जो registered person है West Bengal में he is paying the freight charges. So he is the intended recipient of the transportation services. और अगर यही गुजरात में जो recipient located है, if he would have been paying the transport charges and he was registered, the place of supply would be Gujarat. The third situation is कि मानो गुजरात में जो recipient है, he is paying the transport charges but he is unregistered. What will be the place of supply? I'm asking all the viewers to answer this. I'm repeating the question. The supplier, that is the transporter, is located in West Bengal. The person, the recipient of goods is located in Gujarat and he is unregistered. Goods West Bengal से Gujarat transport हो रहे हैं. So in this case, what will be the place of supply? Can we have the answers, please? Anybody?
Should I repeat the question, Prakhar? No, there's a 10-second delay on the broadcast, so we can wait for some seconds before. Okay, so we have a few answers coming in. Somebody is saying Gujarat, somebody is saying West Bengal. Let me just repeat the question for everyone once again. The goods are being transported from West Bengal to Gujarat. The recipient of transport service is located in Gujarat. He is unregistered. In this case, the place of supply will be the location where the goods were handed over for transportation. Exactly. The correct answer would be West Bengal. West Bengal. Absolutely. Right. So I think this clears the concept of place of supply. We can move on. Okay. So moving on to the next topic, which is e-way bill and trans ID. Okay. So we have missed a topic on the PPT. So first we'll discuss about accounts and records, I guess. Right, Sakshi? Yeah, absolutely right. Yeah. So what are the accounts and records to be maintained by a GTA? अब नॉर्मली अगर हम रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में तो सेक्शन 35 में दिया हुआ है ही कि आपको क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो मेंटेन तो हमको करने ही करने हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि यू हैव टू मेंटेन सम सर्टेन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। वो क्या है, आपको मेंटेन करने हैं हर ट्रांसपोर्टेशन में कंसाइनर कंसाइनी कौन थे, उनका जीएसटी नंबर अगर था तो दोनों का जीएसटी नंबर, गुड्स जो आपने ट्रांसपोर्ट किए वो गुड्स की डिटेल्स, क्या ट्रांसपोर्ट की, गुड्स डिलीवर कहाँ हुए, चालू कहाँ से हुए थे, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन उसकी डिटेल, अगर आपने गुड्स को इन ट्रांजिट स्टोर किया था तो कहाँ कब स्टोर किया था, ये सब डिटेल्स एक ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करनी है अदर देन द नॉर्मल डिटेल्स व्हिच एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेंटेन। सो दिस इज a small topic of accounts and records. The next topic is e-way bill and trans ID. Right. अपने पहले e-way bill डिस्कस करते हैं। Now वैसे देखा जाए तो e-way bill is a vast topic and there are a lot of nitty-gritties. I mean e-way bill पे तो एक अलग वीडियो बन सकता है। तो अपने without getting into the nitty-gritties of e-way bill, we can just focus on the aspects where transporter details are required to be filled up in the e-way bill. अब ट्रांसपोर्टर डिटेल्स जो हैं वो पार्ट बी में फिलअप होते हैं ई-वे बिल में। अगर आपने कभी ई-वे बिल पोर्टल विजिट किया तो इफ यू कैन जस्ट रिकॉल दैट पार्ट बी कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर, बट पार्ट बी का सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई शुड रादर से दैट पार्ट बी इज ऑल अबाउट द व्हीकल नंबर। पार्ट बी में अपने सिर्फ व्हीकल नंबर पुट करते हैं। वंस दैट व्हीकल नंबर इज पुट, पार्ट बी इज कंप्लीट एंड द ई-वे बिल विल स्टार्ट, मतलब उसका वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम देयर एंड देन। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द सप्लायर ऑफ गुड्स, आई मीन जो मूवमेंट करवा रहा है, मानिए वो पार्ट ए फिलअप कर देता है, उसके पास व्हीकल नंबर इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो मानिए उसके पास व्हीकल नंबर नहीं है। In that case, what he can do is he can just mention the GSTIN or the trans ID of the transporter, and then the transporter will fill up the vehicle number in part B. Whereas अगर supplier के पास vehicle number है तो in that case what will he do? He will simply just put up the vehicle number in part B. तो इस केस में ट्रांसपोर्टर को वेबल से रिलेटेड और कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट कभी कभी सप्लायर और रेसिपिएंट इन दोनों में से कोई भी अगर वेबल जनरेट नहीं कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर पर आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है दैट द सप्लायर और रेसिपिएंट, सिंस नन ऑफ देम आर जनरेटिंग द वेबल, द ट्रांसपोर्टर कैन गेट अवे विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नहीं उन्होंने जनरेट नहीं किया सो वी कैन ट्रांसपोर्ट, बिकॉज सेक्शन 122 में पर्टिकुलरली ये पेनल्टी प्रोविजन है दैट द पर्सन हु ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स is
supposed to transport it with the cover of documents. अगर वो नहीं है तो फिर in that case the transporter can also be penalized. बहुत common type का problem है which in transit people can face. A truck है, vehicle है, machine है, breakdown हो सकता है, right? In that case क्योंकि e-way bill का एक particular validity होता है, तो in case the truck breaks down when it is in transit, in that case there's an option to extend the validity at the e-way bill portal, which the transporter can do. Apart from this, और एक बहुत major problem which a lot of transporters have faced is कि उनके जो vehicles हैं, उनके trucks हैं, they get intercepted at times by the proper officer. So in this case, it is the liability and the responsibility of the transporter to produce all the documents relevant to the goods which were being carried. मतलब tax invoice, e-way bill, etc. वो सारे documents transporter को provide करने पड़ेंगे. अब क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो एक ऑप्शन और दिया गया है कि ट्रांसपोर्टर कैन मेक अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल. अब हो सकता है ना कि एक ही ट्रक में 10 अलग अलग लोगों के कंसाइनमेंट्स जा रहे हो, तो वो ऑप्शन ट्रांसपोर्टर को दिया गया है. इट्स रिकमेंडेटरी दैट दे कैन इशू अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जिसमें वो सारे गुड्स का डिस्क्रिप्शन वहां मेंशन्ड होगा, जस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हैसल नहीं हो, बहुत सारे ई-वे बिल्स एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने का नीड नहीं हो. उसके लिए कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का प्रोविजन हैज बीन मेंशन्ड. एग्जैक्टली. राइट. एंड ट्रांस आईडी भी इससे ही कनेक्टेड एक टॉपिक है. ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट कब आती है वो एक्ट एंड रूल्स में दिया हुआ है. अब ट्रांसपोर्टर के लिए दो ऑप्शन है. अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसके पास जीएसटी नंबर होगा. ई-वे बिल पोर्टल पे वो उस जीएसटी नंबर को यूज करके अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड एक अलग क्रिएट कर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, या फिर दूसरों ने जो ई-वे बिल का सिर्फ पार्ट ए भर दिया है तो उसका पार्ट बी भर के ई-वे बिल को कंप्लीट कर सकता है. सपोजिंग हर ट्रांसपोर्टर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना लायबल तो नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, बट जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उनके लिए भी ट्रांस आईडी एक स्पेशल जीएसटी टाइप की एक आईडी होती है, उसको लेना कंपलसरी है. तभी दे कैन create e-way bills and take action on e-way bills created by others. फॉर्म ENR01 एक फॉर्म है जिसके थ्रू एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ट्रांसपोर्टर को मिल सकता है who is not registered under GST. तो उसको ये मिलेगा, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा एंड उसके थ्रू वो ई-वे बिल बना पाएगा. उसको कोई मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी GSTR 13B, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ एक तरह से ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर्ड है. तो ये ट्रांस आईडी मिल जाएगा. अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीज एक्सप्लेन पार्ट बी फाइलिंग विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. तो वो तो आप ई-वे बिल पोर्टल पे जाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा. शॉर्ट में मैं प्रोसेस समझा देता हूँ. पार्ट ए जो होता है वो कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स और गुड्स की डिटेल होता है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं गुड्स, क्या गुड्स हैं. पार्ट बी जो होता है वो व्हीकल नंबर होता है. जब तक दोनों पार्ट फेल नहीं होंगे ई-वे बिल इज नॉट डीम्ड टू बी मेड. अब कई बार क्या होता है व्हीकल नंबर हमारे पास कंफर्म नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ट्रांसपोर्टर को जीटीए को अपने गुड्स दे दिए कि इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दे, तो वो इमीडिएटली आपको व्हीकल नंबर नहीं बता रहा है कि इस गाड़ी में मेरा माल जाएगा. तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम पार्ट ए ई-वे बिल का भर देंगे और पार्ट बी में सिर्फ उस ट्रांसपोर्टर का अगर वो रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर, अनरजिस्टर्ड है तो उसकी ट्रांस आईडी होगी, वो फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे. तो पार्ट बी विल बी पेंडिंग विद ट्रांसपोर्टर. अब ट्रांसपोर्टर अपनी ई-वे बिल को पोर्टल खोलेगा ना तो उसको दिखेगा कि हाँ किसी ने पार्ट ए भर के रखा है, उसमें पार्ट बी पेंडिंग है. तो जैसे ही फाइनलाइज होता है हाँ ये ट्रक पे माल जाएगा तो ही कैन पुट द व्हीकल नंबर एंड सबमिट द पार्ट बी ऑल्सो. उस पॉइंट ऑफ टाइम से ई-वे बिल विल बी वैलिड एंड डीम्ड टू बी कंप्लीट. तो ट्रांस आईडी का भी एक तरह से ये पर्पस है कि या तो न्यू ई-वे बिल्स भी जनरेट कर सकते हैं उसके थ्रू, या फिर पार्ट बी को कंप्लीट करके हम ई-वे बिल को वैलिड कर सकते हैं. प्रैक्टिकली ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना बहुत ईजी है और उस पर सब यूजर फ्रेंडली और इंट्यूटिव प्रोसेस है. तो ट्रांस आईडी का पर्पस हमें समझ में आया. और एक इंपॉर्टेंट पर्पस ट्रांस आईडी का है कि अगर सपोज करो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स है, उनके हर स्टेट में या बहुत मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, हर स्टेट में उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उनके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हैं. तो अगर वो चाहते हैं नॉर्मली तो उनको जीएसटी नंबर के थ्रू ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो ऐसे करके उनको मल्टीपल लॉगिन आईडीज क्रिएट करनी पड़ेगी हर जीएसटी नंबर से.
तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एक ट्रांस आईडी, सिंगल ट्रांस आईडी फॉर ऑल ओवर इंडिया, सारे मल्टीपल जीएसटी नंबर्स का एक सिंगल ट्रांसपोर्टर आईडी वो ले लें। तो इसमें उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ENR 02 भरना पड़ेगा, उसमें उनको जीएसटी मेंशन करने पड़ेंगे कौन कौन जीएसटी नंबर के अगेंस्ट पे वो एक सिंगल आईडी लेना चाहते हैं। वो सिंगल आईडी, ट्रांस आईडी उनको अलॉट हो जाएगी और सिर्फ उसी के थ्रू वो ई-वे-बिल पोर्टल पे फंक्शन कर पाएंगे। अब उन जीएसटी नंबर्स के थ्रू वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे हैव ऑप्टेड फॉर ट्रांस आईडी। तो इवन दो यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, स्टिल यू कैन टेक अ ट्रांस आईडी फॉर कॉमन मेकिंग ऑफ ई-वे बिल्स। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन ई-वे बिल और ट्रांस आईडी को लेके कंप्लीट। Right. Moving on to the next. There's one question, Prakhar, that's coming up. Yeah. Let's first address that if GTA is selling goods and takes registration, then does he have to show the GTA turnover if he opts for GTA reverse charge? Right. So if I want to elaborate the question properly. इसमें I think ये कहना चाह रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि GTA सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और वो गुड्स भी सेल करता है। Exactly. Yeah. तो क्या वो जो GTA सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स चार्ज में है? तो क्या उस रिवर्स चार्ज का टर्नओवर भी उसको शो करना पड़ेगा क्या अपने रिटर्न्स में? ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है। Absolutely. तो of course reverse charge में भी अगर उनका कोई टर्नओवर है, मतलब कोई सेल है, तो they definitely have to show it in their returns in their GSTR1, and of course it will very much form part of their aggregate turnover. Yeah. Moving on to our next topic, which is reversal of ITC in Rule 42 and 43. This is one of the important and most neglected topic currently in GTA industry. अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि GTA के पास दो ऑप्शंस है, 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज। अगर वो 5% रिवर्स चार्ज ऑप्ट कर रहा है तो इनपुट तो वो ले ही नहीं सकता, इनपुट नहीं ले रहा है तो रिवर्सल ऑफ इनपुट का सवाल ही नहीं उठता। हमारा केस है कि कोई GTA है वो 12% फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट किया है उसने, तो उसने जितने ट्रक्स खरीदे, टायर्स खरीदे, इनपुट सर्विसेज लिए, उस पे उसने इनपुट लिया होगा। अब सपोज करते हैं दिस GTA also gives its trucks on hire to other GTAs, तो ट्रक हायरिंग का काम भी ये GTA करता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ट्रक हायरिंग जो है वो एक एग्जेम्प्ट सर्विस है। अब 12% चार्ज करना है तो आपको 12% सारे GTA सर्विसेज पे चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उस पर आपको 12% करना है। GTA के जितने भी करेंगे उस पर 12, बट ये तो GTA नहीं है ना, जैसे ट्रक हायरिंग, तो ये तो एग्जेम्प्ट ही रहेगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि योर आउटवर्ड सप्लायर्स हैव बिकम बोथ टैक्सेबल, जो कि 12% GTA सर्विसेज हैं, एंड एग्जेम्प्ट, लॉरी हायर जो ट्रक हायर पे आप दे रहे हैं दूसरे GTAs को, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों आप टर्नओवर कर रहे हैं। तो इस केस में ITC रिवर्सल का कॉन्सेप्ट रूल 42-43 आ जाता है क्या ये कॉन्सेप्ट? तो हम फिगर्स के थ्रू इसको समझते हैं, आप माइंड में नोट करते जाइएगा, PPT में हमारे दिया हुआ नहीं है। सपोज करो एक GTA है, वो एक ट्रक परचेज करता है 12 लाख पे, उस पे GST 28% उसने पटाया, 3.36 लाख रुपीस GST उस पे आया। ट्रक इज अ कैपिटल गुड्स। तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए उसने अप्रैल में ट्रक परचेज किया, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल के GSTR 3B में वो फुल इनपुट ले लेगा। 3.36 लाख रुपीस का जो भी GST इनपुट है वो अप्रैल के GSTR 3B में कंप्लीटली ले लेगा। अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए वो 3.36 लाख को 60 मंथ्स 5 ईयर्स में डिवाइड करेगा। 3.36 लाख डिवाइडेड बाय 60 which will come to 5,600 rupees। तो 5,600 रुपीस पर मंथ ये एक फिगर हमारे पास आई। अब कैपिटलाइज हुई है कैपिटल गुड्स, तो इसका रिवर्सल हम 60 मंथ्स के ड्यूरेशन में करेंगे। इस ट्रक के ITC का रिवर्सल कैसे करेंगे? सपोज करो वो 1 मई से काम चालू करता है अपना GTA वाला, तो 1 मई मंथ में उसका हमें निकालना होगा कि टर्नओवर एग्जेम्प्ट वाला कितना है, टैक्सेबल वाला कितना है। सपोज करो उसने GTA सर्विसेज जो दी मई में वो 5 लाख रुपीस की दी, जो लॉरी हायर ट्रक हायर पे दिए दूसरे GTAs को वो 3 लाख रुपीस का दिया। तो टोटल उसने मई मंथ पे टर्नओवर किया 8 लाख का, जिसमें से एग्जेम्प्ट था 3 लाख लॉरी हायर। तो 5,600 पर मंथ जो हमने निकाला था ना फिगर, डिवाइड बाय 60 करके ट्रक के ITC को, 5,600 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख एग्जेम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 8 लाख। 5,600 इंटू 3 लाख बाय 8 लाख, ये फिगर जो आएगा हमारा 2,100 रुपीस
ये मई मंथ में हमें रिवर्स करना होगा। रिवर्स मतलब गवर्नमेंट को पे बैक करना होगा। अप्रैल में हमने पूरा 3.36 लाख इनपुट ले लिया, मई में हमने मंथली कैलकुलेशन किया, मंथली पार्ट ऑफ आईटीसी इनटू एग्जेम्प्ट बाय टोटल टर्नओवर। इस तरीके से 60 मंथ्स तक हमें हर महीने कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5600 जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रक का तो कांस्टेंट रहेगा, पर हर महीने एग्जेम्प्ट टर्नओवर चेंज होगा, टोटल टर्नओवर चेंज होगा, तो जो रिवर्सल वाली फिगर है वो चेंज होती जाएगी। इस तरीके से हम कैपिटल गुड्स का रिवर्सल यानी कि ट्रक के परचेज का रिवर्सल 60 मंथ्स तक करेंगे विद इंटरेस्ट। इसमें बोला है सपोज करो हमने अप्रैल में आईटीसी ले लिया पूरा का पूरा, अब मई में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मई में हम जो रिवर्सल कर रहे हैं उसमें 1 मंथ का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा हमें। 2100 जो हमारी रिवर्सल की अमाउंट निकली उस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट हमें देना होगा। वैसे ही अगर जून में जो हम नेक्स्ट मंथ रिवर्सल करेंगे जो भी फिगर आएगी उस पर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस दिन से हमने आईटीसी ली थी और जिस मंथ हम रिवर्सल कर रहे हैं इस पूरे पीरियड का हमें इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल करना है। तो इस प्रकार से कैपिटल गुड्स का रिवर्सल होता है। और एक चीज का रिवर्सल होता है वो है इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज का। अब सपोज करो जीटी है तो वो ट्रक्स में टायर्स चेंज करवाएगा, टारपोलिन वगैरह खरीदते हैं, बहुत सारे गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट्स चेंज होते हैं, तो ये तो इनपुट गुड्स हो गए, ये कैपिटलाइज नहीं होते। तो इन पे जो हम हर मंथ इनपुट लेते जाएंगे। इनपुट सर्विसेज भी होते हैं जैसे कि हमने अकाउंटिंग चार्जेस हुआ या फिर रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, तो इन सब पे भी जीएसटी लग के हमारे पास बिल्स आता है, तो इसमें भी हम इनपुट तो ले लेंगे। सपोज करो कि मई मंथ में हमारा टोटल जो इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज है उन सब पे मिला के हमारा इनपुट आया, एक फिगर ले लेते हैं हम 24,000 रुपीज का। तो इतना आईटीसी हमने पहले ले लिया मई मंथ में। अब मई मंथ में ही हम 24,000 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, वही फिगर से हमारी एग्जेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ये फिगर कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारा 9,000 का। तो 9,000 हो गया हमारा रिवर्सल फॉर इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, और वहां पे 2,100 हमारा आया था ट्रक के लिए कैपिटल गुड्स के रिवर्सल। तो 9,000 प्लस 2,100 यानी कि 11,100 हमें रिवर्स करना होगा फॉर द मई मंथ। तो इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज का उसी महीने टर्नओवर के रेशियो में रिवर्सल हो जाता है। कैपिटल गुड्स का 60 मंथ्स में डिवाइड करके हम हर महीने टर्नओवर के रेशियो में रिवर्सल करते हैं। तो इस प्रकार से रिवर्सल करना कंपलसरी है, ये विद इंटरेस्ट है। कई बार क्या होता है कि जीटीए लोग काम कर रहे हैं, ट्रक में इनपुट ले लेते हैं, जीटीए सर्विसेज दे रहे हैं 12% में, उसके अलावा ट्रक हायर पे भी दे रहे हैं दूसरे जीटीए को जो कि एग्जेम्प्ट है, बट ये रिवर्सल करते ही नहीं है, वो इनको पता ही नहीं है कि रिवर्सल करना है। तो बाद में जो लायबिलिटी क्रिएट होगी, जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट करेगा या जीएसटी ऑडिटर ही ऑडिट करेगा, तो काफी हैवी लायबिलिटी आ जाएगी इंटरेस्ट की, एंड वो फिर बिजनेस मॉडल में भी आदमी फिट नहीं कर पाता है अगर उसको पता नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना काफी जरूरी है कि दिस काइंड ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस वी आर डूइंग विद 12% फॉरवर्ड चार्ज एज वेल एज लॉरी हायर सर्विसेज, ये हमें करना होगा। So I hope this important topic is clear to you all. आखिरी में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन आपको होगा तो डेफिनेटली प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस। Let's also take up the questions which we had received earlier so that they are also addressed. अपने एक particular question है which I am explaining right now. अगर अपने freight amount sales invoice पे charge कर रहे हैं, this is from the point of view of a seller selling goods. तो क्वेश्चन ये है कि इफ यू चार्ज फ्रेट अमाउंट इन योर सेल्स इनवॉइस एंड देन पे द सेम टू द ट्रांसपोर्टर, then in such a case what would be the impact of GST on the seller, buyer and transporter? Alright, तो अब इसमें अगर आपने देखी, let's take it as an example. Person A is selling goods to person B and मानिए कि इनवॉइस अमाउंट है 1,000 रुपीज, उसमें उसने फ्रेट ऐड किया से 100 रुपीज। अब A पेमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्टर को एंड B जो कि रेसिपिएंट है ऑफ द गुड्स इज मेकिंग दिस पेमेंट टू A। अब देखिए, फॉर द इनवॉइस दैट इज दैट 1,100 रुपीज का जो इनवॉइस है, दिस इंटायर अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर दोज गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड। अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ टैक्स would be same as the rate of tax on the goods which are being sold by A to B. तो B के लिए कोई भी कुछ चेंज नहीं करना, उन्हें पूरा 1,100 एज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स कंसिडर करना है, वैल्यू ऑफ गुड्स कंसिडर करना है।
जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर और ए के बीच में हो रहे हैं एंड ए विल बी पेइंग द ट्रांसपोर्ट चार्जेस to the transporter, which can be under forward charge, which can be under reverse charge. That is something between them. However, invoice related कोई भी extra compliance is not required from the supplier or the recipient's point of view. Right, Prakhar? Yeah, exactly. Our discussion overall is complete. मैं एक बार सम अप करना चाहूंगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है जीटीए और अदर ट्रांसपोर्टर्स में। बाद में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अदर ट्रांसपोर्टर्स में जो जीटीए नहीं है उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज कितना कितना परसेंट है, कब आईटीसी ले सकते हैं, कब नहीं, हमने डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन कब करना है, अगर आप एक्सक्लूसिवली आरसीएम में है तो आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, ये हमने डिस्कस किया। एग्जेम्प्ट सर्विसेज 1500 750 का लिमिट, पर्टिकुलर गुड्स का लिमिट, लॉरी हायर, ये हमने डिस्कस किया। कंपोजिट सप्लाई को हमने डिस्कस किया कि सिमिलर रेट, अगर सिमिलर सर्विसेज हम क्लब करके प्रोवाइड करते हैं तो जीटीए में जो रेट चार्ज कर रहे हैं वही रेट एप्लीकेबल होगा। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स रेट लास्ट में जो हमने डिस्कस किया, रूल 42 और 43 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने क्लियर किया विद एग्जांपल्स। प्लेस ऑफ सप्लाई, सीजीएसटी एसजीएसटी कब चार्ज करना है और आईजीएसटी कब चार्ज करना है, ये हमने डिस्कस किया। और ट्रांस आईडी और ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर्स का क्या रेलेवेंस है इस ई वे बिल पोर्टल पे, उसको हमने डिस्कस किया। नाउ अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू आंसर इट लाइव। ऑल्सो वी हैव गॉट सम अदर क्वेश्चंस विद फ्रॉम आवर गूगल फॉर्म। आई थिंक साक्षी कोई बचा है क्वेश्चंस? I think most of the questions were covered from the Google form. Yeah, we have covered many questions in the presentation itself. Exactly. And there were a few questions which are a little off from the topic that we are focusing on right now. So we'll be definitely answering all those questions and we'll just probably write to them with the answer. Okay, so here we have question, quite a big question. Single vehicle, total fare of goods in a vehicle crosses 1500, then taxable. Now say there are 3 persons ABC who came at 10 AM, 2 PM and 5 PM. Charges are 800, 600, 600 respectively. And उसके बाद now till 2 PM then the total charge is within 1500, but as 5 PM GTA came to know that charges now, so how Mr. B will know that there is a liability of RCM on him. Okay. The GTA needs to inform him. Assume that Mr. B is registered in GTA, opted for 5% RCM. तो ये क्वेश्चन ये है कि GTA एक व्हीकल में मल्टीपल कंसाइनमेंट्स लेके जा रहा है। अब जब तक हम एक पर्सन है जिसने GTA को सर्विस दी, हमारे कंसाइनमेंट का चार्जेस सिर्फ 600 रुपए। हमको ये नहीं पता कि ओवरऑल ट्रक का चार्जेस जो है वो 1500 के पार जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस पे हमें 5% लेबर चार्ज पे करना है कि नहीं करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या जीटीए को हमें इन्फॉर्म करना होगा कि ट्रक में 1500 के अंदर है, आप रिवर्स चार्ज मत पे करो? ये लीगल क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नॉर्मली एडवाइजेबल ये होगा कि हम जितने भी सर्विसेज जीटीए के लिए, चाहे वो 600 के हो चाहे कितने के भी हो, अगर हमें नहीं पता है कि कंसाइनमेंट टोटल ट्रक में जो कंसाइनमेंट है सिर्फ हमारा नहीं जा रहा है और किसी का भी जा रहा है, हमें ये पता चल जाता है कि किसी और का जा रहा है कि नहीं, हम पूछ सकते हैं। हमारे कंसाइनमेंट की साइज से हमें डिड्यूस हो सकता है। तो किसी और का भी जा रहा है तो एडवाइजेबल यही होगा कि हम उस पर रिवर्स चार्ज पे कर दें। हम ये देखें ही नहीं कि वो एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। रिवर्स चार्ज पे करेंगे, हम इनपुट टैक्स रेट लेंगे, कोई नुकसान नहीं है। बट जहां हम पता कर सकते हैं तो वी कैन आस्क द जीटीए कि भाई जो सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से वी कैन टेक द डिसीजन। बट उसमें ये है कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि हाँ वो 1500 के नीचे था, उसको प्रूव करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन आया है कि हाउ जीटीए कैन शो फ्रेट इन जीएसटीआर 3B। तो ये इस एजम्पशन पे है कि 12% फॉरवर्ड चार्ज में हम नहीं है, हम 5% रिवर्स चार्ज में है। 12% फॉरवर्ड चार्ज में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन में 2 ऑप्शन है। पहला बहुत प्रचलित ऑप्शन जो अभी चल रहा है, सभी ये फॉलो कर रहे हैं कि उसको हम एग्जेम्प्ट सर्विसेज के साथ दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा कहीं मेरे नॉलेज में नहीं है, कोई नोटिफिकेशन में, कोई सर्कुलर में गवर्नमेंट ने कहा हो कि आउटवर्ड आरसीएम सप्लाईज जो हैं वो आप एग्जेम्प्ट में डालो 3B में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कोई प्लेस ही नहीं है 3B में जहां आप आउटवर्ड आरसीएम को शो कर सकते हो। टैक्सेबल में तो आप दिखा ही नहीं सकते क्योंकि आपको टैक्स का अमाउंट कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू शो एनी टर्नओवर इन जीएसटीआर 3B तो आपके पास एक ही प्लेस है, वो है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में शो करने का। हमको होता है कि हमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को टैली करना है। जीएसटीआर 1 में हमें बिल टू बिल डिटेल्स तो डालनी ही है, इवन इफ वी आर अंडर आरसीएम। तो जीएसटीआर 3B में भी वी कैन एंटर इट इन एग्जेम्प्ट।
दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ताकि वो टैली हो जाए। सेकेंड ऑप्शन जो मैं पहले फॉलो करता था, अब नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, कि उसे शो ही मत करो 3B में, क्योंकि 3B में उसका कोई प्लेस नहीं है, और 3B मेनली एक रिटर्न है जिससे गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू से रिलेटेड आइटम्स जानने होते हैं। 3B कोई कॉम्प्रहेंसिव रिटर्न नहीं है, गवर्नमेंट को जानना है आउटवर्ड आपने कितना किया, इनवर्ड आपने कितना किया, नेट टैक्स इतना है और इतना पे कर दो। तो जरूरी नहीं है कि हम वहां पे डिक्लेयर करें। GSTR 1 में हम बिल टू वाइज डिटेल डिक्लेयर कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट को हमारे रिकॉर्ड्स जा ही रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3B हम नील फाइल करें, वहां पे हम कहीं भी ये फ्रेट शो ना करें। ये दो ऑप्शन है। 3.1A टेबल शिवपाल सिंह इज सेइंग, वहां पे क्या होता है कि हमें टैक्स में भी शायद कुछ ना कुछ अमाउंट डालना पड़ता है, और अगर टैक्स में हम डाल दिए अमाउंट तो वो हमें पे भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई पॉइंट A में हम शायद उसको नहीं डाल पाएंगे। So this is the I second would query. just like to add on over here 3.1A का जैसे अपने बात कर रहे हैं, तो if we just add the taxable amount and write the tax amount as 0 maybe, so I'm not sure if it takes as 0. If it takes, then we can definitely do that. Yeah. Okay. So I think we are not getting any more questions. अगर हमारे जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उस पे भी कोई आपको डाउट्स है या कोई रिपीट करना चाहते हैं तो we'll repeat that. If you want to suggest topics जो हमें नेक्स्ट वेबिनार्स में एड्रेस करने चाहिए, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट कि इस टॉपिक पे कंफ्यूजन काफी है, एंड विल ट्राई टू कीप अ वेबिनार ऑन दैट टॉपिक आल्सो। राइट, आई होप दिस वेबिनार वाज क्वाइट यूजफुल फॉर एवरीवन। एक और डाउट हमें आया है, दो डाउट्स आए हैं हमारे। एक है कि इफ अ GTA इज सप्लाइंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड इट हैंडल्ड गुड्स टू ट्रांसपोर्टर ऑफ झारखंड एंड आई रिसीव गुड्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टर ऑफ झारखंड but have consignment note of West Bengal, this is beyond my understanding. Sakshi, can you take this? Yeah, just a minute. If a GTA is supplying from West Bengal and it handled goods to transporter of Jharkhand, and I receive goods from this transporter but have consignment note of West Bengal. Okay, see, the thing is कि अपने को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि goods firstly कहाँ से आ रहे हैं. I mean, the transporter, since he is located in West Bengal, क्योंकि consignment note वहाँ का है, that means वहाँ से services are being provided. So even though we are receiving in Jharkhand, क्योंकि obvious सा बात है ना कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो दूसरे स्टेट का ही जो ट्रांसपोर्टर का ऑफिस है वहीं से we'll be collecting the goods, या फिर they'll be delivering at door. That's a different thing. But yes, definitely, since the location of supplier in this case is West Bengal, and assuming that you're located in Jharkhand and you're registered, you will have to pay IGST. But इसमें एक और important बात I'll tell you, whether we pay CGST and SGST or IGST under reverse charge, it is actually immaterial for the government, irrelevant for the government, because ultimately place of supply is the location of the recipient, and आप IGST या CORS पे करेंगे तो वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू होगा. So although it is immaterial, but yes, in this case it will be IGST. इस पे एक और एडिशन मैं करना चाहूंगा कि नॉर्मली हमें ये तो पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर हम रजिस्टर्ड हैं, हमें RCM पे करना है, तो हमारा लोकेशन जो है वही प्लेस सप्लाई होगा। हमें बस डिटरमाइन करना है लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगा। ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो जहाँ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन ही लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, जिसका वो GST नंबर से हम डेड्यूस कर सकते हैं कि सपोज 22 है तो ट्रांसपोर्टर छत्तीसगढ़ का है, तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका हमें एड्रेस देखना होगा, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है, राइट। एंड फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जो भी स्टेट में है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई हमको मालूम ही है, तो इस तरीके से हम नॉर्मल केसेस में पता कर सकते हैं कि हमें CGST SGST में RCM पे करना है या IGST में RCM पे करना है। Another question that we have is I am a GTA service provider, my turnover is about 20 lakhs, can I take compulsory registration or not? अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ GTA सर्विसेज दे रहे हैं जो कि RCM में है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ भी चले जाए और आप फुल्ली RCM में है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन टेक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन एनी टाइम। सेक्शन 17(5) क्लियर नहीं हुआ है, तो 17(5) जो रिवर्सल मैंने रूल 42, 43 में बताया, वो
यही था कि अगर आप एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी दे रहे हैं, टैक्सेबल सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो आईटीसी आपको रिवर्सल करना है। कैपिटल गुड्स का 60 मंथ्स में डिवाइड होकर हर महीने एग्जेम्प्ट बाय टोटल टर्नओवर के रेशियो से रिवर्सल होता है, और इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज का हर महीने जितना इनपुट हमने लिया उसका इनटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, उतना इनपुट हमें हर महीने रिवर्स करना होगा। दैट इज बेसिकली सेक्शन 17(5). 17(5), आई एम सो सॉरी, 17(5) इज फॉर ब्लॉक्ड क्रेडिट। आई वाज थिंकिंग कि वो रिवर्सल वाला है। 17, तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में हाउ इज जीटीए रिलेवेंट विद ब्लॉक्ड क्रेडिट? आई एम नॉट गेटिंग। आई थिंक अपने मोटर व्हीकल्स जो परचेज करते हैं, या अभी जो 17(5) का डेफिनेशन है उसमें ये है कि जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है ना, उस पे तो 17(5) बाहर हो गया एम्बिट से। पहले 17(5) में गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे भी था, बट अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो 17(5) में वो ब्लॉक्ड है ही नहीं। तो अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो भी आप इनपुट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका आउटवर्ड होल्ली आरसीएम ना हो। अगर आप ट्रांसपोर्टर नहीं, आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए उस व्हीकल को यूज करते हैं, तो भी आप इनपुट ट्रक पे ले सकते हैं, व्हीकल पे ले सकते हैं। 17(5) पे गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर आउट ऑफ 17(5), यानी वो ब्लॉक्ड नहीं है अब आज के टाइम पे। आई थिंक प्लेस ऑफ सप्लाई पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, वो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। Okay, so one person is suggesting that we should make a webinar on e-wheel. Definitely we'll consider that. Thank you all for joining this webinar. This was our first attempt at clearing the topic, and I hope it was useful for you. This video will be available for review on the YouTube channel of GST Nation, and will also later be uploaded in the YouTube channel of MyTaxport. So stay tuned with GST Nation as well as MyTaxport for further updates. Exactly, and we'll be sharing this PPT with you all as well. For all the people who had registered for this webinar, we'll be sharing this PPT with you in maybe a day or two, Prakhar. Yeah, we'll be sharing a detailed PPT. This is only a basic PPT. तो हमारा जो detailed research जो content है, we'll be sharing that in a WhatsApp group also. Siddhi Burad is saying that one query for GTA services, there is compulsory registration or not. So I covered this thing कि अगर आप GTA हैं, आप GTA सर्विसेज दे रहे हैं, आप 12% फॉरवर्ड चार्ज आपने ऑप्ट नहीं किया है, तो आप ऑटोमेटिकली 5% आरसीएम में है। और सिर्फ अगर आप 5% आरसीएम वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ना आपको टैक्स पे करना है ना इनपुट लेना है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, सेक्शन 24 जरूर अप्लाई होगा, यानी कि अगर आपका इनवर्ट सप्लाई ऐसा कुछ है जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पे करना है, सपोज करो आप कोई एडवोकेट सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इवन दो आपका आउटवर्ड होली आरसीएम में है। ये 23 सेक्शन 23 और 24 का कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं, इस पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, 23 विल ओवरराइड 24, बट मोस्टली एडवांस रूलिंग्स में भी कुछ ये आया है, और मोस्टली जो ओपिनियन है वो यही है कि 24 विल ओवरराइड 23 एंड आपको रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड अब एक बार आप रजिस्ट्रेशन ले लिए तो आपको आउटवर्ड आरसीएम का भी बिल टू बिल डिटेल्स R1 में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एक दुविधा है। Absolutely. I think. Okay. Thank you all for joining, and see you in the next webinar or video. Bye bye. Take care. Bye bye.